सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल देख चुके होंगे, आज हम मेरे प्यारे दोस्त कलाम की जो बुक आई है दोस्तों प्रश्न कोश के नाम से, तो हम उस बुक को सॉल्व कराने वाले हैं। मेरे प्यारे मित्र, अगर आप इन वीडियोज़ को देख लेते हो तो हिंदी में आपके 30 आउट ऑफ 30 आने वाले हैं, ठीक है? तो बिल्कुल आपकी भाषा की शिक्षण वीडियो से स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक चलने वाली है, तो जो चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन साथियों से बोलना चाहूँगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो मेरे साथ टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। जिससे क्या होगा कि ये जो सभी पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है? तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका रीट एग्ज़ाम मेरे प्यारे दोस्त 27 फरवरी को कंडक्ट कराया जाना है। तो 27 फरवरी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे मित्र। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला या उपयुक्त सभी। प्यारे मित्र, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, हिंदी भाषा शिक्षण के लिए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त, अनुकरण विधि भी है, आगमन निगमन विधि भी है और भाषा प्रयोगशाला भी विधि है, ठीक है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अध्यापक गणों, आपसे मैं ये निवेदन करूंगा कि आप इन क्वेश्चनों का आंसर खुद से देने की कोशिश करें। मैं तो आपको आंसर बताऊंगा ही, लेकिन आपको मन में सोच लेना है, और पीछे जब लास्ट क्वेश्चन बचे आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके इनमें से कितने गलत हुए, ठीक है? ये आपका रीट L1 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये दोनों सीरीज L1 और L2 के लिए होने वाली है, क्योंकि उनका सिलेबस सेम टू सेम रहता है, ठीक है? बिल्कुल, इसकी व्याख्या देके मेरे प्यारे मित्र, तो आपको बता दूं कि हिंदी भाषा शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है? आपको पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है और इनको लिख लेना है, ठीक है? व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, द्विभाषी विधि, सैनिक विधि, व्यतिरेक विधि या आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन दोनों विधि, सूत्र विधि, अनुकरण विधि, भाषा संसर्ग विधि और ध्वन्यात्मक विधि, ठीक है प्यारे मित्र? और भी हैं आपकी शिक्षण विधियां, देख सकते हैं 12। तो आप इनको आपको साथ के साथ लिखते चलना है, जिससे क्या होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा फिर से, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। व्याख्यान विधि, श्रुत लेखन अभ्यास विधि, रसास्वादन विधि, साहचर्य विधि, समवाय विधि, प्रदर्शन विधि, दूरस्थ शिक्षण विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि और भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि। मेरे प्यारे मित्र, हिंदी की शिक्षण विधियों को हम इन 21 शिक्षण विधियों के बारे में जरूर बात करेंगे आपसे, ठीक है? बिल्कुल, यह इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं, और आपसे ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां कौन कौन सी है, ठीक है? बिल्कुल, आपने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, ठीक है? आपके ऑप्शन है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। 565वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा का सिद्धांत भी होता है भाषा शिक्षण में, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी होता है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र उपयुक्त सभी। जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सभी प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है, उनको व्याख्यात्मक तरीके से आपके सामने पेश किया जा रहा है, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों ऐसा 2017 में भी पूछा गया था, ठीक है? भाषा शिक्षण के सिद्धांत आपके 2024 यानी 2025 में भी आपका यही क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ, इसमें से जरूर ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत में प्रेरणा का सिद्धांत होता है मेरे प्यारे मित्र, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी होता है और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी होता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिल्कुल, आप सभी को पता है ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है। रीट 2015 में L1 में पूछा गया था और रीट L2 में 2017 में पूछा गया था, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। अभी हम बात कर लेते हैं
कि शिक्षण के जो सामान्य सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। बिल्कुल, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत और अभ्यास के नियम का सिद्धांत। ठीक है, तो ऐसे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो थॉर्नडाइक का है, ये शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के अंतर भी आता है। ठीक है, और भी हैं, और भी देख लेते हैं जी। सातवां है आपका अनुकरण का नियम, स्वाभाविकता का नियम सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत, लिखने से पहले मौखिक कार्य का सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। ठीक है, आपको याद रख लेना है विभाजन का सिद्धांत और आपका बहिर्मुखी प्रयास का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, बोलने व लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत। मेरे प्यारे मित्र, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, 567वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, आगमन विधि के स्वरूपों की संख्या है कितनी है मेरे प्यारे मित्र, आपको बतानी है। 5, 2, 7 या 3। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्र, 2 है। ठीक है, 568वां क्वेश्चन है, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि या उक्त सभी। बताइए मेरे प्यारे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा जी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि। दोनों क्वेश्चन में आगमन विधि के बारे में पूछा है, तो क्यों ना इस आगमन विधि को पूरी तरह पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो बिल्कुल आगमन विधि के बारे में पूरी बात हम बात करने वाले हैं जी। आगमन विधि मेरे प्यारे मित्र, इस विधि में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरण की सहायता से नियमों की पुष्टि की जाती है। व्याकरण जैसे विषय की आगमन प्रणाली के माध्यम से अत्यंत रोचक तथा सरल बनाया जा सकता है। यानी सबसे पहले आपको उदाहरण दे दिए जाएंगे, फिर नियमों के बारे में बताया जाएगा। इसमें पहले कुछ उदाहरण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्र उदाहरणों के आधार पर नियम खोजते हैं, यानी एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, फिर उस नियम का परीक्षण करते हैं, टेस्ट भी करते हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, और बाल केंद्रित भी है, क्योंकि बच्चे खुद नियम बना रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इस विधि में मेरे प्यारे मित्र बालक सक्रिय रहते हैं, तो इम्पोर्टेंट विधि हो जाती है। चिंतन में बालकों को मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास कैसे होगा, अगर किसी बच्चे को उदाहरण दे दिया आपने, आपने बोला कि इसका नियम बनाओ, तो नियम की खोज करेगा तो जरूर चिंतन करेगा, चिंतन से उसका मानसिक विकास भी होगा। ठीक है, इसको प्रयोग प्रणाली भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयोग प्रणाली किसे कहा जाता है मेरे प्यारे मित्र, तो आपको बताना है कि आगमन विधि को मेरे प्यारे मित्र क्या कहा जाता है, प्रयोग प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी। आगमन विधि के जो महत्वपूर्ण सोपान हैं आपको याद रख लेने हैं। सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उसका तुलना या निरीक्षण या विश्लेषण करते हैं, फिर नियमीकरण करेंगे, फिर प्रयोग एवं अभ्यास से पुष्टि करेंगे कि ये नियम सही है या नहीं है। सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर उसकी तुलना करेंगे, फिर उसके नियम बनाएंगे, फिर उसका प्रयोग करेंगे कि ये नियम सही है या नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है, चारों जो सोपान है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ऐसे ही क्रम से आपको याद रखने हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। अब बात कर लेते हैं आगमन विधि के शिक्षण सूत्रों के बारे में। तो आगमन विधि के शिक्षण सूत्र दोस्तों, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, अनिश्चित से निश्चित की ओर चलते हैं और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आगमन विधि के दोस्तों 2 रूप आपसे पूछे गए थे, तो वो 2 रूप कौन कौन से हैं आपकी, एक तो है प्रयोग प्रणाली और एक है आपकी सहयोग प्रणाली। ठीक है, तो प्रयोग प्रणाली में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरणों की सहायता से नियमों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये तो प्रयोग हो गई। इसमें मुख्यतः गद्य शिक्षण के साथ साथ प्रसंगानुसार व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। सहयोग विधि का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्र, जैसे कि आपको मैं गद्यांश पढ़ा रहा हूँ, उसमें कोई संधि आ जाती है या फिर कोई संज्ञा आ जाती है मेरे प्यारे मित्र, या कोई व्याकरण की कोई भी टॉपिक आ जाता है,
तो मुझे उसी गद्य के साथ उसको समझा देना चाहिए। तो उसे हम सहयोग प्रणाली कहेंगे मेरे प्यारे मित्र, बिल्कुल। तो आगमन विधि के 2 रूप कौन-कौन से हो गए? प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली, ठीक है? आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आगमन विधि के दोस्तों जो गुण हैं और दोष हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुणों के बारे में बात करें तो मनोवैज्ञानिक व रुचिकर विधि आप सभी को मैंने बता ही दिया कि बच्चा इसमें नियम बनाने की सोच रहा है तो कैसा होगा? मनोवैज्ञानिक विधि होगी। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही बात है। सर्वश्रेष्ठ विधि है छोटी कक्षाओं के लिए। तो छात्र सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। बाल केंद्रित विधि है, बालक नियम बनाता है तो बाल केंद्रित विधि है। छात्रों व अध्यापकों में अंत्यक्रिया होती है, बिल्कुल। छात्र जो अध्यापक हैं वो पहले उदाहरण बताएंगे और छात्र उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मौलिक चिंतन मानसिक विकास होता है, बिल्कुल सही बात है। जब नियम बनाएंगे बालक खोज कर तो चिंतन विकास तो होना ही है, ठीक है। अधिगम में स्थायित्व होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर नियम बनाएंगे तो स्थायित्व की भावना भी आ जाएगी, ठीक है। नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्र प्रेरित होते हैं मेरे प्यारे मित्र, ठीक है। तो आई होप आप इन गुणों को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। आगमन विधि के दोषों के बारे में बात करें मेरे प्यारे मित्र, ये क्लासेज लंबी हो सकती हैं लेकिन आपको हर टॉपिक क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। उच्च कक्षाओं के लिए अनुपयोगी होता है, मैंने बता दिया। छोटी कक्षाओं के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए अनुपयोग है, ठीक है। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होता मेरे प्यारे मित्र। अगर किसी उदाहरण का नियम नहीं बन पाया, पूरी साल निकल गई तो पाठ्यक्रम भी पूरा समय पर नहीं हो पाएगा। समय व श्रम ज़्यादा लगता है, बिल्कुल। समय भी ज़्यादा लगेगा और श्रम भी, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, बिल्कुल। सैद्धांतिक तथ्यात्मक ज्ञान के लिए अनुपयोगी है यानी कि आपको सैद्धांतिक ज्ञान नहीं मिलेंगे, इसमें कैलकुलेशन वाले ज्ञान ही मिल पाएंगे। क्रमबद्धता का अभाव होता है, बिल्कुल। क्रमबद्धता का भी अभाव होता है। छात्र गलत निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, बाल केंद्रित है तो बालकों को क्या पता कि ये क्या सही है क्या गलत है, तो गलत निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, सेम टू सेम आगमन विधि को हम क्लियर कर चुके हैं। अब निगमन विधि की बात करते हैं। निगमन विधि मेरे प्यारे मित्र कैसी विधि है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, कुछ कह नहीं सकते। तो बताइए 569 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप सोच समझ के इसका जवाब देने की कोशिश करें। जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल मेरे प्यारे मित्र, जो आगमन विधि है दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी है? मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। लेकिन निगमन दोस्तों उसके विपरीत है, यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चे को नियम बता देते हैं, नियम के बाद उसे उदाहरण समझाते हैं। तो क्या इसमें बच्चे के संज्ञान या मानसिक विकास संभव है? नहीं है मेरे प्यारे मित्र। जो मनोवैज्ञानिक विधि है वो आगमन है और अमनोवैज्ञानिक विधि है वो निगमन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निगमन विधि के बारे में थोड़ी सी बात कर लें पहले, उससे पहले एक और क्वेश्चन आ गया आपका, निगमन विधि से संबंधित है। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है मेरे प्यारे मित्र, अव्याकृति प्रणाली, सहयोग प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली या निगमन प्रणाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जी बिल्कुल, पाठ्य पुस्तक प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। सुग्गा प्रणाली उसे कहते हैं दोस्तों, सुग्गा बोलते हैं तोते को। तोते के जैसे रटता है ना, जैसे रटंत्र प्रणाली, तो पाठ्य पुस्तक भी एक रटंत्र प्रणाली ही संभव होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे मित्र निगमन विधि के बारे में। निगमन विधि का हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी निगमन विधि के बारे में, ठीक है जी। यह विधि आगमन विधि की विपरीत विधि है, आप सभी को पता होगा। इस विधि में शिक्षक पहले सामान्य नियमों व सिद्धांतों को बताता है, फिर उदाहरण देता है, नियम से उदाहरणों की ओर चलती है, ठीक है। तो इसके सोपानों या चरणों की बात करें तो 3 सोपान रहने वाले हैं इसके मेरे प्यारे मित्र। कौन कौन से हैं? पहले नियमों का प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर उदाहरण देंगे, फिर उनका प्रयोग व अभ्यास करेंगे, ठीक है। 3 नियम है, आपको याद रख लेने हैं, बिल्कुल।
शिक्षण सूत्रों की बात करें मेरे प्यारे मित्र, इस विधि में आगमन विधि के विपरीत शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। आप अगर आगमन को क्लियर कर लोगे मेरे प्यारे मित्र, तो निगमन भी क्लियर हो जाएगी। इस विधि में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, लेकिन आगमन में नहीं होता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, स्टार लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आ सकता है। इस विधि में पूर्ण से अंश की ओर यानी निगमन विधि में दोस्तों पूर्ण से अंश की ओर प्रयोग होता है, शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, लेकिन आगमन में नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल। निगमन विधि का ही एक रूप है दोस्तों पाठ्य पुस्तक प्रणाली। जो सुग्गा प्रणाली थी, जो रटंत प्रणाली थी, वो किसका भाग है मेरे प्यारे मित्र? वो निगमन विधि का भाग है, इसीलिए तो वो क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, इसके दो रूप हैं, पाठ्य पुस्तक प्रणाली और सूत्र प्रणाली। ठीक है, तो निगमन विधि के भी दो रूप हैं और आगमन विधि के भी दो रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आगमन विधि के दो रूप कौन कौन से मैंने अभी पढ़ाया है। ठीक है, तो निगमन विधि के दो रूप हैं, पाठ्य पुस्तक प्रणाली और सूत्र प्रणाली। ठीक है, तो व्याकरण की पुस्तक में नियमों को रटाना व उदाहरणों से अभ्यास कराना पाठ्य पुस्तक प्रणाली कहा जाता है, जिसे सीताराम चतुर्वेदी ने सुग्गा प्रणाली या तोता रटंत प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। सूत्र प्रणाली की बात करें तो नियमों को सूत्र से बांधकर रटा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट है, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको देख लेना है निगमन विधि के गुण और दोषों के बारे में। विपरीत आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होने वाली है, तो इतना खास नहीं रखना है आपको। आगमन निगमन में से आपको एक चीज याद कर लेनी है, फिर उसको विपरीत में बदल लेना है। ठीक है, निगमन और आगमन में आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आपको एक विधि ही याद करनी है, इससे दूसरी विधि भी याद हो जाएगी। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। जो अनुकरण विधि है रचना के लिए उपयुक्त है, शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, कक्षा 1 से 5 तक प्रारंभिक स्तर पर रचना के लिए सबसे उपयुक्त विधि हो जाएगी आपकी अनुकरण विधि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दी आपकी स्क्रीन पर, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, या सभी स्तरों पर? तो बिल्कुल प्यारे मित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक स्तर पर। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि आपको कहीं पर भी आ जाए मेरे प्यारे मित्र, तो आपको प्रारंभिक स्तर ही करना है मेरे प्यारे मित्र। समझ लेना, आपका क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, लेकिन बच्चा अनुकरण करके सीख रहा है तो प्रारंभिक स्तर पर ही सीखेगा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल, इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जी, व्याख्या देख लेते हैं। अनुकरण प्रणाली के बारे में थोड़ी सी आपको बता दूं, वैसे तो आपको बताई है कि ये प्रारंभिक स्तर पर होती है। इस प्रणाली के अंदर छात्रों के सामने एक आदर्श रचना को प्रस्तुत किया जाता है, छात्र उसका अनुकरण करता है, उसे लिखने का यथेष्ट प्रयत्न करने के लिए इसमें आमतौर पर छात्रों को अपनी स्मरण शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण में इस प्रणाली को यथेष्ट पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर लेखन हेतु उच्चारण हेतु अनुकरण अत्यंत उपयोगी होता है। बिल्कुल बच्चा अनुकरण करके ही सीखता है। ठीक है, लेखन हेतु अनुकरण की बात करें तो रूपरेखा अनुकरण, लिखने में स्वतंत्र अनुकरण, पेस्टालॉजी अनुकरण, मॉन्टेसरी अनुकरण, जैकटॉट अनुकरण विधियां अत्यंत उपयोगी होती हैं। ठीक है, उच्चारण हेतु अनुकरण की बात करें मेरे प्यारे मित्र, तो इसको मौखिक अनुकरण भी कहते हैं। इसमें अध्यापक शुद्धता के साथ उच्चारण करता है तथा छात्र उसका अनुकरण करते हुए अभ्यास करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा रहती है? बिल्कुल आपको बताना है। ठीक है, आपकी ऑप्शन है संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, या रूसी। तो बिल्कुल प्यारे मित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। भाषा शिक्षण की दोस्तों सूत्र विधि है वो
संस्कृत से ली गई है मेरे प्यारे मित्र। ठीक है, याद रखना है। जो भाषा शिक्षण की दोस्तों सूत्र विधि है वो कहाँ से ली गई है? वो संस्कृत से ली गई है। संस्कृत की वो प्रमुख भाषा है, इसलिए वो यहाँ पर प्रयोग की गई है। ठीक है, सूत्र विधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूं मेरे प्यारे मित्र। तो सूत्र विधि का मूल स्रोत संस्कृत भाषा को माना जाता है। यह निगमन विधि का ही एक रूप है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि निगमन विधि में कौन कौन सी पाठ्य पुस्तक और सूत्र विधि दो प्रकार होते हैं। ठीक है, इस विधि में व्याकरण के नियमों को सूत्रों में बांधकर रटा दिया जाता है। यह विधि संस्कृत से ली गई है। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्रों पर आधारित है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है जो सूत्र विधि है वो किसके सूत्रों पर आधारित है? तो आपको बताना है पाणिनि के सूत्रों पर आधारित है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता संक्षिप्तता व निश्चितता। इस विधि में रटने पर जोर दिया जाता है, इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कैसी विधि है? अमनोवैज्ञानिक व नीरस विधि है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि या सैनिक विधि? मेरे प्यारे मित्र, आपको ये सभी क्वेश्चन आने चाहिए। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की है तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देख लीजिए। आपका बिल्कुल 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 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेन कॉपी लेके जो व्याख्या दे रखी है वो उनको समायोजित जरूर करते जाएं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भंडारकर अनुवाद विधि है दोस्तों उसे व्याकरण विधि के नाम, भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा का पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेस्ट की विधि या परोक्ष विधि? बिल्कुल बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परोक्ष विधि। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में थोड़ी सी आपको बात करें मेरे प्यारे मित्र, तो इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने किया। ठीक है, इसलिए इसे भंडारकर विधि भी कहा जाता है। यह द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित सबसे प्राचीन विधि है, इसलिए इसे परंपरागत व शास्त्रीय विधि भी कहा जाता है। इसको परोक्ष या अप्रत्यक्ष विधि भी कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेना है। यह व्याकरण की भाषा की आत्मा मानती है, व्याकरण को भाषा की आत्मा मानती है। व्याकरण के नियम रटा दिए जाते हैं, इसमें व्याकरण के नियम भी रटा दिए जाते हैं। ठीक है, इसके चरणों के बारे में बात करें मेरे प्यारे मित्र, तो सर्वप्रथम द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। मातृभाषा का द्वितीय भाषा में अनुवाद किया जाता है, द्वितीय भाषा का मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है, फिर शब्दकोश की जानकारी कराई जाती है। तो चारों चरण आपको याद होने चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र तथ्य आपको इतना याद नहीं रखने हैं, फिर भी आप देख सकते हैं। कम समय में शब्द भंडार में वृद्धि होती है, कौन सी विधि के कारण होती है, एक तो ये देख लेना है। और समय व श्रम कम लगता है, पढ़ने लिखने कौशल पर ज़्यादा जोर देती है। और इस विधि में मातृभाषा की सहायता से शिक्षण किया जाता है। इंपोर्टेंट तो यही रहने वाला है मेरे प्यारे मित्र। तो आप ये देख लेना कि मातृभाषा के रूप में शिक्षण कौन सी विधि प्रदान करती है मेरे प्यारे मित्र, तो आपको बताना है रामकृष्ण भंडारकर की भंडारकर विधि, जिसे व्याकरण अनुवाद विधि भी कहा जाता है, जो मातृभाषा पर सबसे ज्यादा फोकस करती है। ठीक है, तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपका, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है सिद्धांत प्रणाली, व्यतिरेक विधि, व्यास प्रणाली या तुलना विधि? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, जो भी ऑप्शन भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय भाषा शिक्षण की दोस्तों तुलनात्मक विधि है, उसे व्यतिरेक विधि भी कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। व्यतिरेक विधि के बारे में थोड़ी सी बात करूं मेरे प्यारे मित्र, तो व्यतिरेक का अर्थ होता है तुलना, इसलिए इस विधि को तुलनात्मक विधि भी कहा जाता है। इस विधि में मातृभाषा द्वितीय भाषा दोनों के समान असमान तत्वों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करवाया जाता है। यह विधि मातृभाषा
व द्वितीय भाषा दोनों का तुलनात्मक व वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ठीक है, इसमें दोनों भाषाओं की ध्वनि व्यवस्था, शब्द व्यवस्था व वाक्य व्यवस्था यानी शब्द, ध्वनि और तीनों तीनों में तुलनात्मक शिक्षण करवाया जाता है। जैसे कि आप एक तरफ लिख दिया ध्वनि, ठीक है, एक तरफ ध्वनि लिख दिया, एक तरफ लिख दिया आपका शब्द, ठीक है, एक तरफ लिख दिया आपका वाक्य। तो इनमें कंपेयर करा के आपको पढ़ाया जाएगा। उसे कौन सी विधि कहते हैं मेरे प्यारे मित्र? उसे तुलनात्मक विधि कहते हैं। इस विधि के अनुसार द्वितीय भाषा का पाठ्यक्रम बनाते समय मातृभाषा का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, भोलानाथ तिवारी एक दोस्तों जिन्होंने बताया है कि द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोपरि विधि कौन सी है मेरे प्यारे मित्र? बताइए कौन सी विधि है? तुलनात्मक विधि है। कौन सी विधि है मेरे प्यारे मित्र? तुलनात्मक या व्यतिरेक विधि होने वाली है। किसने बताया? भोलानाथ तिवारी दोस्तों, सुप्रसिद्ध दोस्तों ये पद्यांश के कवि रह चुकी है। इसको द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोपरि विधि माना है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन जी, कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है? समान कविता प्रणाली में, अर्थबोध कविता प्रणाली में, समीक्षा प्रणाली में या तुलनात्मक प्रणाली में? मेरे भावी शिक्षकों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 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 जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलनात्मक प्रणाली। अभी अभी हमने पढ़ा है मेरे प्यारे मित्र। कविता शिक्षण की कौन सी प्रणाली के अंतर्गत मेरे प्यारे मित्र कविता को समझाने के लिए वैसी ही उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करते हैं, यानी एक कविता से दूसरी कविता की तुलना कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलना प्रणाली जी, तुलनात्मक प्रणाली। इस प्रणाली में अध्यापक एक ही पद की तुलना विभिन्न भाषाओं में अथवा एक ही भाषा में विभिन्न कवियों के विभिन्न पदों के साथ करता है। यहाँ भाव सम्य हो। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बिल्कुल गुप्त जी ने इसको इस तरह से समझाया है। बिल्कुल पढ़ाते समय अध्यापक भिन्न भिन्न कवियों के इसी विषय पद पर अर्थात नारी के संबंध में विविध विचारों को उपस्थित करेगा और इस प्रकार के एक ही विषय को विभिन्न काव्यों के पदों की तुलना कराएगा। मेन इंपॉर्टेंट आपको तुलना में याद रखनी है। तुलना आपको पद्य में दिख जाए तो तुलना प्रणाली आपको बतानी है, अगर गद्य में दिख जाए तो तुलना विधि बतानी है। ठीक है, बिल्कुल आपको यही रखना है, इंपॉर्टेंट चीज यही रहने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, रचना शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, सुसंबद्धता बनाना, व्याकरण सम्मत कार्य करना। बिल्कुल बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी। तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को पता होगा जी, क्योंकि साहित्य सृजन की प्रेरणा भी दे रहा है, क्रमबद्ध भी बना रहा है, सुसंबद्धता बना रहा है, व्याकरण सम्मत का कार्य भी कर रहा है। मेरे प्यारे मित्र इसका जो क्वेश्चन है वो ये होना चाहिए था कि रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो व्याकरण सम्मत कार्य करना ये नहीं है, और ये तीनों दे रखे हैं मेरे प्यारे मित्र, ये उद्देश्य होते हैं रचना शिक्षण के। तो ये तीनों तो हो जाएंगे, लेकिन व्याकरण संबंधी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो इसमें मेरे प्यारे मित्र 2017 में बोनस दिया गया था, बोनस दिया गया था मेरे प्यारे मित्र, बोनस दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत था, इसमें नहीं पूछा जाना चाहिए था, लेकिन उससे गलती हो गई थी। उद्देश्यों के बारे में थोड़ी सी आपको बात करूं मेरे प्यारे मित्र, तो आपको याद रख लेनी है। रचना शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, निरीक्षण शक्ति का विकास करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, विचारों की क्रमबद्धता का विकास करना, स्वतंत्र लेखन शैली का विकास करना, स्पष्ट अभिव्यक्ति का विकास करना मेरे प्यारे मित्र, और आपके व्यक्तित्व का विकास में सहायक और सुव्यवस्थित भाषा प्रयोग और लिखित अभिव्यक्ति का भी विकास करना। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट आपको याद रख लेने हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि या खंडान्वय विधि? बिल्कुल बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्बोधन विधि। गद्य शिक्षण के लिए दोस्तों सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है मेरे प्यारे मित्र? तो उद्बोधन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या के बारे में बात करें मेरे प्यारे मित्र,
तो गद्य शिक्षण के उद्देश्य आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना है जो गद्य शिक्षण है मेरे प्यारे मित्र, व्याकरण का ज्ञान देना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में कल्पना शक्ति का व चिंतन का मनन विकास करना और वाचन की क्षमता का विकास करना मेरे प्यारे मित्र। तो आपको लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं चारों गद्य शिक्षण के उद्देश्य भी आपको याद कर लेने हैं। गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में बात करें मेरे प्यारे मित्र, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट उद्बोधन विधि याद रख लेनी है। अध्यापक द्वारा कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए शिक्षण करवाना उद्बोधन विधि कहलाता है। जो गद्य शिक्षण की दोस्तों सर्वश्रेष्ठ विधि है मेरे प्यारे मित्र, सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो स्टार लगा देता हूँ, आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। प्राथमिक कक्षाओं में प्रयुक्त होने वाली विधि है। यह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है क्योंकि इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, ठीक है। बच्चे, अब एक बात बताओ, अध्यापक सीधा सीधा पढ़ाता जाएगा तो इसमें बच्चे सक्रिय थोड़ी हो रहे हैं, ठीक है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है लेकिन दोस्तों सर्वश्रेष्ठ विधि है, ठीक है। अगली विधि है मेरे प्यारे मित्र प्रश्नोत्तर विधि, जिसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। महोदय सुकरात ने इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है। इसमें शिक्षक प्रश्नोत्तरों के माध्यम से पाठ का विकास करते हुए शिक्षण करवाता है। प्राय माध्यमिक कक्षाओं में प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रख लेनी है। अगला है खंडान्वय विधि। यह प्रश्नोत्तर विधि का ही एक रूप है। इसमें विषय वस्तु को खंडों में विभक्त करके शिक्षण करवाया जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रहने वाली आप याद रख सकते हो। अगला है मेरे प्यारे मित्र व्याख्या विधि। विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करते हुए शिक्षण करवाना व्याख्या विधि कहलाता है। समीक्षा विधि, समीक्षा का व्याख्या है उच्च स्तर पर, जिसमें भाषाई तत्वों जैसे शब्द शक्ति संधि समास उपसर्ग प्रत्यय इत्यादि की समीक्षा करते हुए शिक्षण करवाया जाता है और यह प्राय माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रख लेनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी आपकी स्क्रीन पर, संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया कौन सी सही है, इनमें से आपको बतानी है, ठीक है। वर्ण शब्द वाक्य, वाक्य शब्द वर्ण, शब्द वर्ण वाक्य या शब्द वाक्य वर्ण। बिल्कुल 580 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सब सॉरी, सबसे पहले हमें वर्ण को बताना चाहिए, फिर शब्द को बताना चाहिए, फिर वाक्य को बताना चाहिए, यानी छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों को बताना मेरे प्यारे मित्र। कौन सी विधि में आता है दोस्तों? संश्लेषण विधि में आता है। लेकिन विश्लेषण विधि में मेरे प्यारे मित्र वाक्य से वर्ण की ओर जाना, विश्लेषण में जैसे कि उल्टा बता रहे हो, बड़े से छोटे की ओर जा रहे हो, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हो, तो वो हो जाएगी आपकी विश्लेषण। संश्लेषण में छोटे से बड़े की तरफ सबसे पहले वर्ण का ज्ञान होना चाहिए, फिर शब्द का, शब्द से वाक्य का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों विश्लेषणात्मक विधि के रूप में पूछा गया था, तो आपके क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं प्यारे मित्र। यानी शब्द से वर्ण की ओर जाना, वर्ण से शब्द की ओर जाना, शब्द से वाक्य की ओर जाना या वाक्य से पैराग्राफ की ओर जाना, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द से वर्ण की ओर जाना। इसमें क्या हो रहा है मेरे प्यारे मित्र, सबसे पहले शब्द लिखा हुआ है, फिर उसके बाद वर्ड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें क्या हो रहा था, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, इसमें बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, यानी इधर छोटा लिखा हुआ है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसके इससे के बाद क्या आ जाएगा, वाक्य आ जाएगा, वाक्य के बाद शब्द, शब्द के बाद वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल जी। तो आपके क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त हो गए हैं। बिल्कुल कल के क्लास में आपके यहाँ से आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो शिक्षण विधियों को मेरे प्यारे मित्र ऐसे अगर आपको पढ़ना है तो मेरी मेहनत के लिए आपको एक लाइक शेयर करके इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नई सेशन के साथ, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पर मैं आपको PDF प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, थैंक यू।